गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मैं नरेंद्र पाल सिंह आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज जो बीए द्वितीय वर्ष का टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वो बहुत शानदार टॉपिक है, रानी पद्मिनी की कहानी। कहीं इतिहास में उल्लेख मिलता है कि एक कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक एक महाकाव्य लिखा था जो इस घटना के 250 साल बाद में लिखा था। इस महाकाव्य से यह जानकारी प्राप्त होती है कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण का जो प्रमुख कारण था वो रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को प्राप्त करना। ये मलिक मोहम्मद जायसी अपने ग्रंथ पद्मावत के अंतर्गत बताते हैं। आज हम इसी पद्मिनी की कहानी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चले, मलिक मोहम्मद जायसी ने एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम था पद्मावत। ये घटना के 250 वर्ष बाद में लिखा गया। इससे हम रानी पद्मावती की कहानी के बारे में, ये मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावती में क्या कहते हैं। चित्तौड़ के शासक थे रावल रतन सिंह मेवाड़ के में चित्तौड़ के शासक थे। इसी रावल रतन सिंह का एक ब्राह्मण था जिसका नाम था राघव चेतन। ये ब्राह्मण है जिसका नाम राघव चेतन। रावल रतन सिंह राघव चेतन को नित्य 2 टाइम का भोजन देते थे। एक तो सुबह के समय उनको भोजन देते थे और दूसरा शाम के समय में भोजन देते थे। पहले क्या होता था, ब्राह्मणों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, केवल 2 वक्त की उनको रोटी दी जाती थी, भोजन दिया जाता था। राघव चेतन रावल रतन सिंह के दरबार में 2 बार आता था। आज लोग दूसरों के अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जिससे वो दूसरों के सुख से इतने दुखी हैं। रावल रतन सिंह का एक दरबारी था, क्योंकि दरबार में बहुत सारे मंत्री होते हैं, उसमें उसको ये बात अच्छी नहीं लगी कि एक ब्राह्मण राघव चेतन है, बिल्कुल काम करता नहीं है, बिल्कुल निरक्षर है, कुछ काम करता नहीं। यज्ञ कर्म कांड करवाने होते तो भाड़े का ब्राह्मण मंगवाना पड़ता था रावल रतन सिंह को। उससे रहा नहीं गया, वो सीधा रावल रतन सिंह के दरबार में आते हैं। रावल रतन सिंह से कहते हैं कि हजूर आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा बोलो भाई। उन्होंने कहा भाई कि ये राघव चेतन है, उसका दरबार में क्या काम है, ये कोई काम करता नहीं और काम भी नहीं करता और आप उसे 2 वक्त का भोजन देते हैं, ये सही नहीं है। तो रावल रतन सिंह ने कहा यह बात तो ये दरबारी सही कह रहा है। उसने एक दिन राघव चेतन को बुलाया, भाई इधर आओ, कि तू कुछ काम करता नहीं है, जब हमारे ज़रूरत होती है यज्ञ आदि करवाने के लिए तो हम बाहर से ब्राह्मण को बुलाते हैं, तो इसके लिए तू काम का नहीं है इससे पहले। तो राघव चेतन ने कहा कि जरूर आज किसी ने रावल रतन सिंह के कान भरे मेरे विरुद्ध। उसने कहा एक शब्द लिखा पाप और पुण्य। राघव चेतन ने पाप और
पुण्य शब्द लिखा कि अगर आप किसी का ठेस पहुंचाते हैं या ठेस पहुंचाते तो आपको क्या लगेगा? पाप। अगर आप कोई अच्छा काम करते, ब्राह्मणों को दान देते, भोजन देते तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। उसी समय रावल रतन सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया और राघव चेतन को उसी समय अपने दरबार में वही भोजन देने लगा और दरबारी वहां से चला गया। कुछ समय बीत जाते हैं, कुछ समय बीत गए। रावल रतन सिंह और राघव चेतन नामक ब्राह्मण हैं, वो तीर्थ यात्रा के अंदर तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। और तीर्थ यात्रा अभी कहाँ करने के लिए जाते हैं? श्रीलंका गए। जैसे ही वो श्रीलंका में पहुंच गए, वहां पर एक बगीचे के पास में दोनों ने विश्राम किया। जैसे ही 4 बज गए, सुबह का समय था 4 बजे का समय। वहां से बहुत सारी बगीचे से लड़कियों की आवाज सुनाई दी। राघव चेतन और रतन सिंह दोनों ने लड़कियों की आवाज सुनी और वो चुपके से बगीचे के अंदर देखने लगे। जैसे ही उन्होंने बगीचे में इन लड़कियों को देखा तो रावल रतन सिंह बेहोश हो गया और इधर राघव चेतन भी बेहोश हो गए। रावल रतन सिंह 2 बार बेहोश हो गए और राघव चेतन 1 बार बेहोश हो गए। फिर ये लड़कियां बगीचे से पुनः अपने घर के लौट गई। इसके बाद में रतन सिंह और राघव चेतन दोनों बात करने लगे, ये लड़कियां कौन थी? तो उन्होंने कहा कि हम किसी व्यक्ति से इसके बारे में पूछेंगे। उन्होंने इसके बाद में एक व्यक्ति से पूछा कि देख भाई, यहाँ पर जो लड़कियां आई है वो कौन थी? तो व्यक्ति ने क्या जवाब दिया कि वो लड़कियां कौन थी या वो एक लड़की कौन थी? फिर कोई बात नहीं यार, उसने सही जवाब सटीक नहीं दिया। तो वो दूसरे व्यक्ति से पूछा, श्रीलंका के अंतर्गत राघव चेतन ने, कि भाई वो लड़कियां कौन थी? तो उसने भी एक ही जवाब दिया कि वो लड़की या वो एक लड़की कौन थी? तो उसने कहा हाँ भाई, वो एक लड़की कौन थी? तो वो उसने कहा कि आईने में तुम्हारा चेहरा देखा है क्या? वो कितनी सुंदर राजकुमारी हैं और आप देखो अपने आईने में चेहरा देखा। उस व्यक्ति ने रावल रतन सिंह राघव चेतन को यह जवाब दिया। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि ये श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री हैं। उनकी माता का नाम संपावती है। ये श्रीलंका की क्या है? राजकुमारी। रावल रतन सिंह ने कहा कोई बात नहीं, अब अपना काम हो जाएगा, क्योंकि मैं मेवाड़ का राजा और से श्रीलंका की राजकुमारी, अपना काम बन जाएगा। उसने राघव चेतन ब्राह्मण से कहा देख भाई, अपना वो ड्रेस बाहर निकाल, जो अपना राजा महाराजाओं का ड्रेस है वो बाहर निकाल दे भाई को। रावल रतन सिंह ने ड्रेस पहना है और ये पहनकर ये रावल रतन सिंह गंधर्वसेन जो श्रीलंका के राजा थे उनसे उनकी बेटी पद्मावती का हाथ मांगने के लिए जाते हैं। और जैसे ही जाते उनके दरबार में तो कहते हैं आई एम किंग ऑफ मेवाड़, कि मैं मेवाड़ का राजा हूं। तो गंधर्वसेन ने कहा कि मैं क्या करूं, तू मेवाड़ का राजा है तो भाई मैं क्या करूं। फिर रावल रतन सिंह को लगा कि ये अपनी बेटी की शादी मेरे साथ तो भाई नहीं करवाएगा। उसने जवाब सटीक रूप से नहीं दिया है। फिर भी वो हिम्मत करके पुनः गंधर्वसेन से कहता है कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगता हूं, आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। तो गंधर्वसेन ने कहा कि हाथ क्या मांगता है, अगर तू मेरी पूरी बेटी को मांगता तो भी मैं आपको देता, क्योंकि मैं उसकी सुरक्षा करते करते अब तंग आ चुका हूं, अब मैं उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता हूं। इसके बाद में रावल रतन सिंह
के साथ में श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन अपनी बेटी पद्मावती पद्मिनी की क्या करवाते हैं, उनके साथ में शादी करवाते हैं। और ये गंधर्वसेन दहेज के रूप में 363 दासियां और 2 अंग रक्षक भेंट करता है। अंग रक्षक वो है गोरा व बादल, एक पद्मिनी का काका है और एक पद्मिनी का भाई है। दोनों अंग रक्षक के रूप में रानी पद्मिनी को दहेज के रूप में देता है। रावल रतन सिंह पुनः ये दहेज या रानी पद्मिनी को लेकर कहाँ आते हैं, अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। कौन? रावल रतन सिंह। दहेज में 300 दासियां प्राप्त हुई, अंगरक्षक में गोरा और बादल प्राप्त हुए दहेज के रूप में रानी पद्मावती को। इसके बाद में देखो एक संकट का पहाड़ इस चित्तौड़ दुर्ग पर मंडराने लगता है। वो क्या है? ये है रतन सिंह जो चित्तौड़ के राजा हैं, ब्राह्मण हैं, राघव चेतन। क्या है? राघव चेतन। अगर हम कुछ पूर्व की ओर जाए तो अगर हम बात करें कि रानी पद्मिनी से विवाह करने से पहले ये राघव चेतन रतन सिंह के दरबार में कितनी बार आता था? 2 बार आता था। लेकिन जैसे ही रानी पद्मिनी की शादी हो गई तो वो राघव चेतन 10 बार रावल रतन सिंह के दरबार में आने लगा। तो उसी एक वहाँ के एक दरबारी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने पुनः रतन सिंह से बात की कि ये राघव चेतन का अपने दरबार में क्या काम है, तो क्यों तूने पहले भी इसके बारे में मुझे बात बोली थी और आज पुनः उसके बारे में तू ये कह रहा है, भाई क्या बात है? तो रावल रतन सिंह ने जैसे ही तलवार बाल निकाल दी कि आज के बाद में राघव चेतन के बारे में मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि इसके कारण ही मैं रानी पद्मिनी के साथ मेरी शादी हुई है। तलवार बाल। तो उन्होंने कहा हजूर एक बार मेरी बात तो मान सुनो। तो क्या सुनाओ? राघव चेतन रानी पद्मिनी के साथ विवाह करने से पहले आपके दरबार में कितनी बार आता था? तो रतन सिंह ने कहा 2 बार आता था। और अभी कितनी बार आता है? तो कहा अभी 10 बार आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो रानी आपकी पत्नी पद्मावती को देखना चाहता है। उसी समय रावल रतन सिंह को राघव चेतन के ऊपर क्रोध आ जाता है और वो राघव चेतन को रतन सिंह बुलाते कहते हैं कि अगर तूने 24 घंटे के अंतर्गत ये मेवाड़ छोड़कर नहीं चला गया तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा। ये राघव चेतन के लिए बहुत बड़ी एक समस्या उत्पन्न हुई। तो उसने 23 घंटे विचार करने के बाद ये राघव चेतन दिल्ली चला जाता है और दिल्ली पर उस समय शासन था अलाउद्दीन खिलजी, और खिलजी के शरण में चला जाता है। कौन? राघव चेतन। अब राघव चेतन का एक ही मकसद था, चित्तौड़ दुर्ग का सर्वनाश करना और रावल रतन सिंह का क्या करना, सर्वनाश। वो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चला जाता है राघव चेतन। अब देखो क्या होता है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शरण में जाने के बाद राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी से कहता है कि हजूर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोलो क्या बात है? उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो ये महल है वो चित्तौड़ के महल के आगे कुछ भी नहीं है, इतना सुंदर नहीं है भाई। चित्तौड़ के महल के आगे तुम्हारा जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, तो तुम्हारा जो महल है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आगे कुछ भी नहीं है भाई। और तुम्हारी जितनी भी रानी है वो एक भी काम की नहीं है, वो एक भी इतनी सुंदर नहीं है। उसी समय
अलाउद्दीन खिलजी ने कहा पागल क्या बात कर रहा है, उसी समय 2 थप्पड़ लगा दी। फिर उसने राघव चेतन, अब मैं आपको कुछ बात नहीं बताऊं। अरे अब फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, अब बात तो बता भाई क्या है, कि उन्होंने कहा कि एक मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बहुत अच्छे महल बने हुए, और यहाँ के राजा हैं रावल रतन सिंह, और उसकी पत्नी पद्मिनी बहुत सुंदर हैं। कितनी बहुत सुंदर हैं, जो आपकी रानी उसके आगे रानियां हैं वो कुछ भी नहीं है। चित्तौड़ का दुर्ग भी बहुत मजबूत है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा बता अब ये मेवाड़ कहाँ है, कैसे उसको प्राप्त किया जाए भाई, उसका बता, उनकी सैनिक स्थिति कैसी है, उनके सैनिक कैसे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने राघव चेतन से कहा कैसे। राघव चेतन ने कहा कि इस दुर्ग से पहुंचने के लिए आपको 7 दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा। दूसरा, रानी पद्मिनी रावल रतन सिंह से ऐसे कोई नहीं मिल सकता है भाई। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद में एक इतिहास कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने रानी पद्मावती की सौंदर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि रानी पद्मावती इतनी सुंदर राजकुमारी थी, अगर गलती से उसके शरीर पर गुलाब की पंखुड़ियां पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे उसके शरीर से रक्त निकल रहा है। अगर गलती से वो किसी आईने के सामने खड़ी हो जाती थी तो उसी समय जो आईना होता था वो शक्ना सूर्य यानी नष्ट हो जाता था, और इतनी सौंदर्य था कि जैसे अपने जब भी वो खाना खाती थी, पानी पीती थी तो गले के अंदर से दिखता था। इतनी सुंदर राजकुमारी थी, और इसी सुंदर राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग पर क्या करता है, आक्रमण करता है। चित्तौड़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी क्या करता, आक्रमण। वहां जाकर वो चित्तौड़गढ़ दूर से देखता है तो उसे लगता है कि वाकई राघव चेतन ने जो बात बोली थी वो बिल्कुल सही बात है, इतना अच्छा किला है। तो उसकी पत्नी पद्मावती भी इतनी सुंदर होगी। ये अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर 8 माह घेरे के बाद जब उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है तो वह सल कपट का सहारा लेता है अलाउद्दीन खिलजी, और रतन सिंह के पास में एक संदेश भिजवाता है कि हजूर अगर आप अपनी पत्नी पद्मावती का प्रतिबिंब अगर दिखा देंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। रावल रतन सिंह उनकी बात को मानते हैं और उनको जल के अंदर उसका प्रतिबिंब दिखाया जाता है। अपने हिंदुओं में एक परंपरा चली आ रही है कि अगर हम अपना कोई दोस्त या दुश्मन आता है तो उसको हम दरवाजे तक छोड़ के आते हैं। जैसे ही रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को दरवाजे तक छोड़ने के लिए आते हैं, उसी समय अलाउद्दीन खिलजी अपनी तलवार बाहर निकालकर रावल रतन सिंह को बनाते हैं बंदी। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो रावल रतन सिंह को आप शाहिद कपूर समझ सकते हैं, और इसको अलाउद्दीन खिलजी को रणवीर सिंह और पद्मिनी को दीपिका पादुकोण भी आप इनकी जगह रख सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी बनाता है बंदी, और बंदी बनाने के साथ में अपने साथ में ले जाता है और एक संदेश भिजवाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी। रावल रतन सिंह को बंदी बनाने के बाद में यह अलाउद्दीन खिलजी हैं एक संदेश भिजवाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रानी पद्मावती के पास में, और डिमांड रखता है कि मुझे रानी पद्मिनी तो चाहिए ही है, पद्मिनी तो आपको देना ही पड़ेगा, साथ में 363 दासियाँ भी देना पड़ेगा, और इस किले के अंदर जितनी भी महिला हैं वो भी हमें चाहिए। इन सभी ये डिमांड अगर पूरी होती है तभी हम रावल रतन सिंह को यहाँ से
छोड़ेंगे, रतन सिंह को यहाँ से मुक्त करेंगे। पास में खड़े गोरा और बादल ने उनकी, गोरा और बादल थे वो राणा रतन सिंह के सेनापति थे, उन्होंने उनकी शर्तों को मान लिया। उन्होंने कहा कि रानी पद्मिनी आ जाएगी और साथ में गोरा और बादल दोनों मिलकर एक 1600 पालकियां मंगवाते हैं। पालकियां मंगवाई। इन पालकियों को उठाने के लिए, एक पालकी को उठाने के लिए 6 लोगों की ज़रूरत होती है। 1600 पालकियों में सभी राजपूत योद्धा हैं, वो स्त्रियों का वेश धारण करके इस पालकियों के अंदर बैठ जाते, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होते हुए, अस्त्र शस्त्र साथ में लेकर, और फिर ये पालकियाँ जाती हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास में। अलाउद्दीन खिलजी हमेशा छल कपट के द्वारा ही युद्ध जीतता था, तो उसको पता है कि यह भी कभी छल कपट कर सकते हैं। उसने दूर से ही जब पालकी का पर्दा उठाया तो उन्होंने देखा कि वह रानी पद्मिनी वहाँ उसके स्थान पर गोरा और बादल बैठे हुए थे। इसके बाद में यहाँ घमासान युद्ध होता है और रावल रतन सिंह और गोरा और बादल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को क्या हो जाते हैं? लड़ते हुए प्राप्त हो जाते हैं। जब यह बात चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत पहुंचती हैं तो वहाँ की रानी पद्मावती और वहाँ की महिला रानी पद्मावती 1600 महिलाओं के साथ में, स्त्रियों के साथ में जौहर की ज्वालों में अपनी प्राणों की आहुति देती हैं। 1303 के अंतर्गत ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला जौहर कहा जाता है। ये दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। इसके बाद में इस चित्तौड़गढ़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी परिवर्तन करता है और नाम रखता है खिजराबाद, अपने बेटे के नाम से, खिजर खां के नाम से इस बेटे का नाम इसमें रखता है खिजराबाद। जब थोड़े दिन 6 महीने के लिए खिजर खां वहाँ रहता है, उनका वहाँ का वातावरण उसे अच्छा नहीं लगता कि पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान होता है। कुछ समय के बाद में वो छोड़कर चला जाता है और फिर इसके बाद में शासन करते चौहान वंशी शासक मालदेव के नियंत्रण में चित्तौड़गढ़ का किला चला जाता है। इतना रानी पद्मिनी की कहानी को हमने बहुत अच्छी तरीके से बताई है। इसके बाद में इस कहानी को पूरी तरह से देखें। इस कहानी के ऊपर मुझे प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।